जी, व्यूअर्स हम इकबाल स्वाति साहब के हैं। और पहले सेशन में हम की उनकी अर्ली लाइफ, उनकी फॉरेस्ट में आने की वजूहत, उनकी शानदार एकेडमिक कैरियर, और उसके बारे में सेकंड सेशन में फिर हमने उसकी जो प्रोफेशनल कैरियर है, डीएफओ से लेके चीफ कंजर्वेटर और एमडी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तक बात की। अब सर हम उसकी रिटायरमेंट के बाद, बाज़ लोग जो है ना रिटायरमेंट के बाद आराम से बैठ जाते हैं, बाज़ लोग जिनका इतना शानदार कैरियर हो, तो ज़रा उनसे जो है ना लेसन लर्न आगे मैसेजेस पे बात करते हैं। जी सर, तो रिटायरमेंट के बाद जहाँ तक मुझे मालूमात हुई है, आपने कोई 3 एक किताबें लिखी है। जी, ये पहली किताब आपकी ये है? आखिरी है। ये आखिरी है। पहली वाली कौन सी है सर? पहली जो है वो एवोल्यूशन नीचे ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नहीं, वो ये वाली जी, ट्रीज ऑफ वेस्टर्न हिमालय। तो कॉमन ये, ट्रीज ऑफ वेस्टर्न हिमालय। अच्छा सर, इसमें क्या है सर? सर इसमें पहली जो प्रोफाइल है वो इकोलॉजिकल प्रोफाइल और डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, और दूसरा इम्पोर्टेंट जो ट्री स्पीशीज है नेटिव अच्छा, इंडिजिनस। नेटिव स्पीशीज जो हम बात कर रहे थे जी, दूसरे सेशन में। जी, और वो जो है उसका एक एक पेज का हमने इंट्रोडक्शन दिया है और उसकी यूज दी है, और उसका मतलब है बोटेनिकल, और उसके दूसरा इकोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो लिखी है। अच्छा, और दूसरी किताब जो है वो एवोल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। इसमें क्या है सर? इसमें सर यह है कि सिंस जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है जी, तो आज तक हमने कितने फॉरेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट मॉडल्स मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमने इस्तेमाल किए, अच्छा और उसके रिजल्ट्स क्या थे, कामयाबी कहाँ पे हासिल की, नाकामी कहाँ पे रही और किस वजह से हुई। सर, इसकी जरा थोड़ा सा हमें खुलासा देना, कहाँ पे कामयाबी थी, कौन सा मैं मॉडल समझता हूँ बेस्ट था, कि कौन सा मॉडल? कागान इंटेंसिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अच्छा, और सिरन फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक, ये वो प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की, स्टाफ की, और हमने जितनी भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज हैं, वैल्यूएबल ट्री स्पीशीज, उसके मतलब नर्सरी टेक्निक्स डिवेल्प करके स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग की, और इंटेंसिफिकेशन ऑफ सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस का उनको सिखाया कि भाई आपने जब किसी की भी फॉरेस्ट स्टैंड को अगर दोबारा रिहेबिलिटेट करना होता है या उसको फर्दर ग्रोथ और उसकी हेल्थ को मेंटेन करना होता है, तो आपको कौन कौन सी सेरिकल्चर प्रैक्टिसेस कैसी करनी चाहिए। तो हमने मैं कहता हूँ नाकामी जो है वो जो हमने डिफरेंट खुसूसी तौर पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो मॉडल हुआ था, स्कैंडल बना था सर। ये क्या तो था एक कोऑपरेटिव? मैं भी तो सुनते आ रहा हूँ, लेकिन जरा लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट बुरा नहीं था। अच्छा, लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट को आप विदाउट कैपेसिटी बिल्डिंग और विदाउट गेटिंग एनी रिजल्ट्स ऑफ द स्मॉल मॉडल एक्सटेंड कर दें, तो फिर वो चीज से वो रिजल्ट अच्छा अचीव सर, नहीं एक कर और सकते। बड़ी कंट्रोवर्सी रही गालिबन 1992 में थी, जब फॉरेस्ट कटिंग पे बैन लगी, तो बाज लोग उसको बड़ा वो समझ रहे थे कि जी शायद हमने बहुत बड़ी वो की। लेकिन मैंने अक्सर फॉरेस्टर से, जो प्रैक्टिकल फॉरेस्टर से सुना कि जी ऐसा नहीं है, आपको फॉरेस्ट मैनेजमेंट करनी है, एक ट्री की अपनी एक लाइफ होती है। तो आपकी सर एज ए प्रोफेशन इस बैन जो होती है, इसके बारे में क्या ख्याल है? जहां तक इस तक बात का तलक है कि टिम्बर हार्वेस्टिंग में बैन इज नॉट द सोल्यूशन टू एनी मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक, अब देखना ये था कि आया जो गलतियां हमने की हैं उनको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। ठीक है, वो दुरुस्त करना होता है डिफरेंट सेरिकल्चर प्रैक्टिसेस के जरिए, मैनेजमेंट के मॉडल नए लाने के जरिए, उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन के जरिए, उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करने के जरिए। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि वो जो फ्लड आया था सितंबर 92 के अंदर, जी, उस फ्लड में उस वक्त की जो टिम्बर हार्वेस्टिंग थी, लकड़ नीचे आई तो लोगों ने अच्छा, कान खड़े कहा हो कि गए। ये जी, तो हालांकि वो इंटरनेशनल एक फेनोमेना था। और मैंने अपनी इस एवोल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट की किताब में अच्छा, ये वाला है। न उसमें उसके अंदर अच्छा, बाकायदा लिखा है कि यार ये साइंटिफिकली ये चीज कभी आप नहीं कह सकते कि जी आप 36 घंटे के अंदर अगर 18 इंच बारिश होती है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया को नहीं, वो तो पूरा एक जोन था, पूरा एक इंटरनेशनल फेनोमेना था। ठीक, और जब बस साइल के अंदर सेचुरेट हो जाए तो उसने ओवरफ्लो करके रन ऑफ ही बनता है वो। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ये बैन लगाना ठीक नहीं था, लेकिन हमारी अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसको बदलना जरूरी था। अच्छा सर, ये तीसरी आपकी जो बुक है दैट इज गुजारा फॉरेस्ट,
अक्सर लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, ये गुजारा फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, जरा इस पे थोड़ा सा जो है ना सादा ये अल्फाज में। जी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई ना, तो फर्स्ट सेटलमेंट हुई 1872 में। ठीक है। तो उसने हजारे के अंदर दो कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट बना दी, एक रिजर्व फॉरेस्ट, स्टेट फॉरेस्ट, और दूसरा उन्होंने कम्युनिटी के लिए छोड़ दिया। और उसको उन्होंने कहा कि वेस्टलैंड फॉरेस्ट, लेकिन 1907 के अंदर बाकायदा नोटिफिकेशन हो के इसको गुजारे का लफ्ज दे दिया गया। फिर हजारा फॉरेस्ट मैनुअल जो 1927 है, उसके अंदर उन्होंने गुजारा फॉरेस्ट को दो कैटेगरीज बनाई की, एक है डिमार्केटेड और अनडिमार्केटेड। और डिमार्केटेड के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाकायदा उसको फॉरेस्ट और साइल की कंजर्वेशन के रूल्स और रेगुलेशन बना के अपने कंट्रोल में रखा था। अगरचे उसमें कई डिस्प्यूट हो कि जी तो रिजर्व फॉरेस्ट में कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, गुजारा में कुछ हुकूक होते हैं लोकल्स के। गुजारा इज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट इज एब्सोल्यूट प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैनेजमेंट फॉरेस्ट उसकी उसमें कुछ ऐसा जो डिमार्केटेड फॉरेस्ट है उसकी मैनेजमेंट वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, और जो स्टेट फॉरेस्ट है वो तो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। मतलब यू कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी एक्सेप्ट परमिटेड। जहां तक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का तल्लुक, वो तो प्रिंसली स्टेट जब 1969 में स्वाति और चित्राल जब मर्ज हुई तो उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाला गया, इसलिए कि लोगों के वहां पर कुछ हकूक थे, वाली स्वात ने रवाजनामे के तहत दिए थे, या मैत्र चित्राल ने दिए, शायद नवाब अब्दीर ने दिए थे। तो उस प्रोटेक्टेड का मतलब वो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उनको माल जो वहां पर लोग होते हैं उनको कंसेशनिस्ट कहा जाता है, उनको ओनर्स नहीं कहा जाता। सर एज अ सीजनल फॉरेस्टर्स, और पूरी लाइफ आपने इसके लिए वक़्फ़ की, जो हमारे यंग फॉरेस्टर्स है इस फील्ड में, और ज़ाहिर आजकल क्लाइमेट चेंज और इसकी, तो क्या सर आप हमारे उनको मैसेज देंगे यंग फॉरेस्टर्स को, क्या मोटिवेशनल वो कि वो इस फील्ड में रहें, क्या कर लें, क्या चेंजेस होनी चाहिए जो शायद आपके वक्त में ना हो सकी। ज़ाहिर है कि हर एक शख्स की एक पोटेंशियल होती है, क्या मैसेज देंगे सर अपने डिपार्टमेंट और अपने यंग फॉरेस्टर्स को? देखिए, यहाँ पर दो कैटेगरी, एक जो है जो इस वक्त सर्विस में लोग हैं, ठीक, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा दिस इज टाइम फॉर दोज पीपल, दे शुड रीविजिट देयर फॉरेस्ट पॉलिसी। फॉरेस्ट पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और प्रोफेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो है उसके साथ लिंक करें और फिर आप अपने एक्शन प्लान बनाएं, एक स्ट्रेटजी बनाएं विजन 2050 या 2060। अगर आपके पास कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क नहीं होगी, अगले 30-40 साल अगर आप मुतवातर काम नहीं कर सकेंगे तो ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन होगी, ना क्लाइमेट चेंज को आप कंटेन कर सकेंगे। जितनी भी अडॉप्टेशन या मिटिगेशन का अमल है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जरिए ही हो सकता है, लेकिन दे शुड गो फॉर एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री नाउ। अब बहुत सारे लोग जो है कहते हैं जी ये तो गुजारा फॉरेस्ट, हमारे पास तो हजारे में गुजारा फॉरेस्ट ज्यादा है। अगर गुजारा फॉरेस्ट का मालकान 10 साल के बाद कटाई के पैसे लेता था तो आज 10 साल के बाद कार्बन स्टॉक ज्यादा करने के पैसे ले ले, स्टेशन और इसकी तरफ। लेकिन इट इज ए चैलेंजिंग जॉब और जो मौजूदा फॉरेस्टर्स को करनी चाहिए। They should be trained in that They should be trained। अब ये नए फॉरेस्ट टिम्बर के अलावा बाकी सर्विसेज देते हैं, they should extract मैं कहता हूँ कि आप एक गुजारा फॉरेस्ट मॉडल के तौर पर आप ले लें और कोई भी गुजारा फॉरेस्ट कोई एरिया ले लें और उसके कहेंगे कि पहले आप इसमें से इतने CFT क्यूबिक काटते थे, अब तुम 10 साल इसको कंट्रोल करो, कितने बढ़ जाएंगे, कार्बन कंटेंट कितना बढ़ जाएगा, उसके पैसे ले लें। ये अगर सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है तो व्हाई नॉट वी। सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट का भी एक बहुत बड़ा कार्बन क्रेडिट का जो है ना प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। मैं इससे कहता हूँ कि सबसे मेरे ख्याल में शायद हमारे नादर एरिया में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि जंगल तो असल जंगल तो इधर ही है। नहीं, दूसरी बात ये है कि आपका सबसे ज्यादा वल्नरेबल एरिया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हजारा मलकान, AJK एंड GB है। ये वो कैचमेंट एरिया है, क्लाइमेट चेंज के लिए प्रोन भी यही प्लान है। टॉप 10 में नहीं, उससे भी ज्यादा हम आते हैं इस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर इस एरिया के देखें, दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर इस वक्त जो है ना वो नॉर्थ, वो पोल रीजन के बाद वो सियाचिन में है, बड़े बड़े, और वो मतलब एक कराकोरम रीजन है। तो अब हमें अगर अगले एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट को
अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे अपनी पॉलिसी को और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के मॉडल को हम रिवाइज नहीं करेंगे और कंटिन्यूटी इसमें नहीं रहेगी और कार्बन स्टॉक ज़्यादा नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट जनरेशन हमें क्या कहेगी? सर जनरल पब्लिक जो हमारे हैं जो प्रैक्टिकल फॉरेस्टर नहीं है, देखिए फॉरेस्ट या प्लांटेशन तो हम समझते हैं ना कि हर एक बंदे का एक इसमें रोल होना चाहिए, स्टूडेंट, टीचर, इंडस्ट्री, तो उनके लिए सर आप क्या मैसेज देंगे? अवाम के लिए मेरा ये मैसेज है कि इट इज़ ईजी टू प्लांट ए सैपलिंग, इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक इट टू द स्टेज ऑफ ए ट्री। अब सैपलिंग को ट्री बनाने में सबसे बड़ा रोल अवाम का है और स्पेशली वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, यानी डिपेंडेंस जो है इसके ऊपर है। तो मैं कहता हूँ कि उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचना चाहिए, वक्ती फ़ायदा नहीं हासिल करना चाहिए। सिटीज़ के अंदर अर्बन फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अर्बन फॉरेस्ट्री यहाँ पर और उसके साथ लीनियर प्लांटेशन और ग्रुप फॉरेस्ट्री, ये जो है ये हम आप सिटीज़ के अंदर करें और पहाड़ों के अंदर जो है आप जो है ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट को एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट और उसके बेसिक एसेंशियल डिसाइड करके जाएं और मुतवातर 30-35 साल काम करना होगा। थैंक यू वेरी मच सर। व्यूअर्स, आपने नट शेल में डॉक्टर इकबाल स्वाति साहब का जो है ना कि जी दरख्त लगाना आसान है, दरख्त की परवरिश आवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। हमें पुराने कॉन्सेप्ट से निकलना होगा कि जंगल से जो है ना टिम्बर, लकड़ी, इमारती लकड़ी हासिल की जा सकती है। हमने इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट्री की तरफ जाना है जहाँ पे कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को कम करने में जो रोल प्ले करता है उसकी कीमत हमने लेनी है। हमने शहरों में जो है ना अर्बन फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस करना है, हमने सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे पे लीनियर प्लांटेशन करनी है और यही है कि हर एक शख्स इसमें रोल प्ले करेगा तो हम जो क्लाइमेट चेंज है और हम इस कुर्रे अर्ज़ पे जो ज़िंदगी है उसको एक महफूज और पायदार बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस। थैंक यू। थैंक यू।